आज तक किसी ने, अंबर दुख वाली बात है, आज तक किसी की जुर्रत नहीं है कि ये बताए कि ये आईएमएफ के पैसे आए कहां गए, ये चाइना से पैसे आए वो कहां गए, इससे क्या खरीदा जा रहा है। आप मुसलसल, हमारा पाकिस्तान इस वक्त असला बारूद बेच रहा है यूक्रेन, ब्रिटिश जहाज आ रहे हैं, नूर खां एयरबेस से उड़ रहे हैं, वो पहले साइप्रस जाते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों से होन के जाके यूक्रेन, वो पैसा कहां जा रहा है। $365 मिलियन का असला बेचा गया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जाता है, उससे प्रॉपर्टियां बाहर ली जाती हैं, 25 करोड़ लोगों को सिर्फ रखा जाता है उनकी किस्तें देने के लिए, उनका खून पसीना उनसे किस्तें लेकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दे दी जाती है। ये एक तरीकाकार है। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को रूल करने वाले सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ब्रिटिश एजेंट, चाहे वो इलेक्टेबल्स के बच्चे हैं या चाहे वो सीएसएस अफसरान है, सारे फॉरेन एजुकेटेड है। दुख वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमर जैदी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, साजिद तायर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। नमस्कार। सर, पाकिस्तान से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है और जो इमरान खान की जो वाइफ है, उनके एक्स हस्बैंड खावर मानिका का एक पर्सनल इंटरव्यू सामने आया है, जो कि जियो न्यूज के एंकर हैं या फिर कहीं न्यूज रिपोर्टर शाहजेब खानजादा, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, जिसके बाद से काफी एकदम गर्मा-गर्म और चटपटी चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उनकी पर्सनल लाइफ को किया गया, जिसमें उन्होंने इमरान खान के ऊपर उनकी शादी, उनका घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, आप जानते होंगे आई एम श्योर। किस तरह से देख रहे हैं सर आप इस इंटरव्यू को, टाइमिंग को? सवाल और ये भी है कि अगर ये इल्ज़ाम वो इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर रहते लगाते, तो शायद समझ में आते, लेकिन आज सब कुछ एन्जॉय करने के बाद, 4 साल बनीगाला में रहने के बाद, अब अचानक वो इमरान खान पर घर तोड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अंबर, इससे पहले, इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जी। हवाले से या इस मौके पर हम क्यों पहुंचे हैं, आज उनको ये क्यों इंटरव्यू देना पड़ा। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड है, जब तक आप नहीं समझेंगे उस चीज को, आपको पूरी समझ नहीं आएगी। सबसे जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ करप्ट कंट्री, नंबर 1। दूसरा, इट्स अ गैरिजन स्टेट है। तीसरा, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी लोगों के, ये अभी अकॉर्डिंग टू द एक्स एफबीआर, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के जो चेयरमैन थे शबर जैदी साहब, आज से हफ्ता पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के $200 बिलियन फॉरेन एसेट्स में बाहर पड़े। अब इससे चीजें जो निकल रही हैं वो बताना ये चाहूंगा कि करप्शन इज पार्ट ऑफ द कल्चर। करप्शन हैज गॉन इनटू द बोन मैरो ऑफ द पब्लिक। अब उस पब्लिक में से लूटर कौन बनते हैं वो मैं बता देता हूं। कुछ लोग तो वो थे जिनको ब्रिटिश जाती दफा रिवार्ड देकर, बड़ी बड़ी जमीनें देकर गए थे, उनका आजकल लफ्ज उनको कहा जाता है इलेक्टेबल्स। वो बार बार अपनी सियासी पार्टियां चेंज करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो रूल करते हैं, लूटते हैं, लेकिन लूट के फौरन पैसा बाहर ले जाते हैं। दूसरी किस्म के ग्रुप है जो कि जिस तरह आपके आईसीएस है, हमारे उसको सीएसएस कहते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं, वो दूसरे ब्रिटिश एजेंट बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं कि वो भी अपने लूट मार का सारा पैसा बाहर रखते हैं। अब देखते हैं खावर मानिका साहब कौन थे। खावर मानिका साहब के अंदर ये दोनों सलाहियतें मौजूद थी। एक तो वो लैंडलॉर्ड थे, मजहबी ट्रेंड है उनका, पाक पतन वहां पे जो हमारे वहां पे जो मजार है उनके साथ रिलेटेड है ये। दूसरा, उसके बाद इन्होंने सीएसएस किया, कस्टम ऑफिसर थे। रिप्यूट क्या है उन जनाब की? जनाब मशहूर है करप्ट तरीन कस्टमर ऑफिसर कस्टम्स में। उसके बाद अब और दूसरा, अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि 28 साल शादी रही है पिंकी पीरनी के साथ। अब पीरनी जो है वो पिंकी किस तरह है, ये जो पिंकी है वो पीरनी किस तरह है, ये भी एक बड़ा बहुत सवाल है। वो एक नॉर्मल खातून थी, ओपन माइंडेड थी, डिफरेंट किस्म की मीटिंग्स अटेंड करती थी सारी जिंदगी। यकलख पता नहीं उनको क्या हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि ये शायद अच्छा कारोबार है पीरी मुरीदी का, वो फौरन इस साइड पर आ गई।
आज इनके इंटरव्यू से एक हफ्ते 3-4 दिन पहले एक फैसल वोडा साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के कैबिनेट के मेंबर भी थे। उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बल्कि उस प्रोग्राम को मैं जो नाम दूंगा वो ये था, पाकिस्तान की 5 औरतें 5 कहानियां, कि किस तरीके से एटॉमिक पावर, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, उसको 5 खवातीन ने किस तरह मिलकर चलाया है। उसमें कुछ एक्ट्रेसेस भी मौजूद हैं। एक एक्ट्रेस है, उसका नाम नूर है, वो पिंकी पीवनी की सहेली सहेली है। एक उनकी जो है बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम फराह गोगी है, वो इस वक्त मौजूद है स्पेन के अंदर। उसके ऊपर 10-12 अरब रुपए की करप्शन के चार्जेस उसके ऊपर है। फिर एक को मीडिया टाइकून है, उसकी बीवी है। लेकिन ये सारी औरतों का ड्रामा क्या होता था कि ये अपनी पीरी मुरीदी के चक्कर में लोगों को फंसाती थी, फिर उनको इस तरीके से करती थी। अब जिस बंदे के बारे में ये सारी स्टेटमेंटें दी गई हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि खाबर मानिका साहब ने एलिगेशंस लगाई हैं कि इमरान खान साहब के रिलेशनशिप मेरी बीवी के मेरी मर्जी के बगैर बने, उनके यही उनके एलिगेशन है। उन्होंने कहा कि मेरी मां कहती थी कि इमरान खान को घर ना आने दिया करो, ये अच्छा आदमी नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने एक नौकर को कह के इसको घर से निकलवाया। ठीक हो गया। फिर उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि पिंकी पीवनी का करैक्टर भी ठीक नहीं था, इमरान का करैक्टर भी ठीक नहीं था। तो इमरान खान साहब के खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। वो मैं उस तरह बताना चाहूंगा कि खान साहब मशहूर हैं प्ले बॉय। खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं। खान साहब के ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बच्चा मौजूद है, एक या 2 बच्चे मौजूद हैं बगैर शादी के। उनकी एक बच्ची इस वक्त भी उनकी एक्स वाइफ के पास है, जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिसको आज तक पाकिस्तान में उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो इस वजह से उनको उनके करैक्टर पे कोई दाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो पहले ही मशहूर है इस चीज के। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये की। मैं गैरिसन स्टेट की तरफ आना चाहता हूं। पाकिस्तान में सिर्फ सियासी लोगों के इस तरह के इंटरव्यू क्यों आ रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के, करप्शन के, उनके बारे में इंटरव्यू क्यों नहीं आ रहे? हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी एक करप्ट तरीन जुडिशरी मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। उन जजों की करप्शन के बारे में इंटरव्यू लोगों के क्यों नहीं आ रहे? ये एक सवालिया निशान है। अब एब्सोल्युटली। जब गैरिसन स्टेट है, जो ये एक तजर्बा था, गैरिसन स्टेट का तजर्बा था इमरान खान का, सारी दुनिया को पता है इस बात का। जो इनको लेकर आए थे उनके बारे में क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं? एक लम्हा फिक्र है। तो इसमें इस इंटरव्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता, दिलवाया गया है। खानजादा साहब ने, जहांजेब खानजादा साहब ने, इसमें आपके वो सवाल का जवाब भी आता है। उन्होंने कहा कि आप पहले किसी के डर से, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद फरमाया कि मुझे काले आई तो मैं डर गया, मेरे बच्चों की जिंदगी को खतरा पड़, पहले भी डर के आपने जबान नहीं खोली, आए आप जबान खोल रहे हैं, लग रहा है फिर ये किसी से डर के खोल रहे हैं आप जबान। तो फिर इस इंटरव्यू का ये जो आजकल, एक और मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की लॉन्ड्री मशीनें मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर लगाई जाती हैं। जिस तरीके से अब पहले जब खान साहब को लाया जा रहा था, इमरान खान साहब को, तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ पकड़ के लोगों को लेके आ रही थी, दूसरी पार्टियों को तोड़ ताड़ के। सबसे पहले तो यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहूंगा, 3 लूटने के ग्रुप हैं जो क्रिएट किए गए। तीनों एस्टेब्लिशमेंट के बनाए गए, तीनों एस्टेब्लिशमेंट के पेट से वे पैदा हुए, तीनों ग्रुप जो है। और फैमिली करप्शन के एंटरप्राइज हैं ये। मैं इनको सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा। उस पर थोड़ा सा आपके देखने वालों को एजुकेट करना चाहूंगा कि भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खां को अपना डैडी कहते थे। अयूब खां कौन थे? मिलिट्री जनरल थे। जियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ को प्रमोट किया, उनकी पैदावार थे वो। और उसके बाद ये जो तीसरे हमारे इमरान खान साहब हैं, ये भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है। उनके बगैर 1 मिनट ना चल सकते हैं, ना चलाए जा सकते हैं। तो कौम अब इसमें कुछ भी अगर देखा जाए, आने वाले दिनों में, इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन, ये आजकल ये भी इलेक्शन का हिस्सा है। जो ये खबर मानिका का इंटरव्यू भी इट्स इलेक्शन कैंपेन है। एक पार्टी सर वही सवाल साहिर साहब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इस तरह के जो इंटरव्यूज है बैक टू बैक आ रहे हैं, हमने देखा है पिछले दिनों में, आखिर इसका पर्पस क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान पे तो पहले ही बहुत सारे केसेस हैं, वो जेल में है, तो अब इस तरह के इंटरव्यू से क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए, इसमें से ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर निकालना, खान साहब की पॉपुलैरिटी को खत्म करना, ये उस कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन आपके इसी सवाल के एक जवाब में ये भी कहना चाहिए, खान साहब जेल में कहाँ है? मैं तो नहीं समझता उसको जेल। वो तो हॉलीडे इन से भी बेहतर जगह है। 8 कमरे हैं उनके पास। और मैं आपके देखने वालों को, आप खुद बताइएगा
कि वो जेल कौन सी है जिसमें हफ्ते में 2 दिन आपको देसी मुर्गी देसी घी में बना के दी जाए, 2 दिन आपको बकरे की रान रोस्ट करके देसी घी में दी जाए, आपकी मर्जी की ट्रेडमिलें मौजूद हों, आप मर्जी के कपड़े पहनते हों, आपके पास इस नेटफ्लिक्स की सहूलत मौजूद हो, सारा दिन आपके मर्जी के वकील आपको लतीफे सुनाएं आके, आप मुसलसल उनको बयानात दें जो बाहर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब मैं एक और भी बल्कि बात बताना चाहूंगा, आपने वो मुझे उसमें थोड़ा सा ये मेरा वो बस चेन एड्रेस बदल गया इमरान खान नहीं, का। नहीं, नहीं, इमरान खान के मैं ये बताना चाह रहा था पूरी कि फिलहाल शायद एड्रेस बदल गया उनका सिर्फ। हाँ, एड्रेस उनका बदल, बस और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एक जज साहब अदालत में बैठ के उन्होंने कहा था कि मैं स्विमिंग पूल के अलावा इमरान खान को हर चीज दूंगा। तो आप समझ सकती हैं कि वो जेल है। दूसरा मैं यहां यही साथ बताना चाहूंगा, जो हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर साहब जिनको जेल से सीधा जहाज में बिठा के लंदन भेजा गया था, सजा याफ्ता थे, 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल रहे, फिर वापस आए, 4 मिनट के अंदर सारे केसेस खत्म। तो ये मेरे वतन अजीज की स्टोरियां हैं, और मैं इस पे बिल्कुल, और मैं ये बताना चाहूंगा कि आई एम पाकिस्तानी, आई लव माय कंट्री, बट आई डोंट लाइक दिस द वे दे आर रनिंग, द वे दे आर लूटिंग द कंट्री। और मैं ये मेरे इख्तलाफात को आज से नहीं है, आरजू में जितना मजीद पाकिस्तान के बारे में पढ़ता हूं, मैं उतना ही डिसअपॉइंट होता हूं। पहला ट्रिप जो यहाँ पे पहला डेलीगेशन अमेरिका के अंदर जो भेजा गया था, जिसको मिस्टर लाइक साहब थे जो लेकर आए थे अमेरिका के अंदर, पहला ट्रिप उन्होंने आते ही $2 बिलियन का कर्जा मांगा था, और उसके बाद फिर हम रुके नहीं, उसके बाद फिर हम रुके नहीं है, उसके बाद फिर हम पे डॉलरों की बारिशें हुई, हमने हर चीज बेची, आज भी बेच रहे हैं, और पता नहीं है कब ब्लीडिंग रुकेगी कब। मेरे अफसोस के साथ मैं कहूंगा, पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं, यही मेरी दुख की स्टोरी है। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है, क्यों बनाया गया था, किस वजह से बनाया गया था, क्यों क्या। एक तो मैं रीजन ये समझता हूं, ये ब्रिटिश एक प्लान था, क्योंकि वो रशियन जार से डरते थे, वो रशियन एक्सपेंशन से डरते थे उनसे, तो वो रशिया को रोकना चाहते थे। मेरे वतन अजीज के लोगों ने बड़ी मुसलसल उस पर कंपेन की कि नेहरू जो है वो सोशलिस्ट माइंडसेट का बंदा है, और जो सोशलिज्म है हमारे इस्लाम के खिलाफ है, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारा हमारा वो कहते प्राइस लगाओ, हमें पैसे दो, हमें डॉलर व्हाट दो। अ जोक। नहीं, उन्होंने कहा हमें डॉलर दो, हम जमहूरियत बनाएं, हमें डॉलर दो, हम जमहूरियत बनाएं, और आज तक वो बन रही है। मैंने आपको बता दिया जो जमहूरियत के हालात हैं वहां पाकिस्तान के अंदर आप देख ही रही हैं। और मैं $200 बिलियन मेरी कौम का बाहर पड़ा है, और मैं उसी शब्बर जैदी ने कहा था कि दुबई के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने वाले पाकिस्तानियों का नंबर 2 है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, नंबर 1 पे भारतीय है, इंडियन है, नंबर एब्सोल्युटली। 3 पर अफगानी है। और मैं जब भी टोरंटो जाता हूं, उसकी सड़कों से, उनकी गलियों से, टोरंटो के मुझे पाकिस्तान के खून पसीने की स्मेल आती है। आजकल मेरे पाकिस्तान को लूटने वाले जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो अफसरान हैं, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन इज टोरंटो। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये गरीब नहीं है, ये $4-4 मिलियन कैश दे के घर खरीद रहे हैं इस वक्त भी टोरंटो। तो उसमें और ये उसका ही हिस्सा है, क्योंकि ये जो हम बातें कर रहे हैं, खावर मानिका जो है, एक तो वो सीएसएस अफसर था, कस्टम्स से था, कस्टम्स में काम करता था, फिर जमींदार भी है, वो दोनों ब्रिटिश एजेंट नंबर 1 और ब्रिटिश कैटेगरी 2 उसमें भी आता है, और फिर उसने सियासत, और फिर उसने पीरी मुरीदी, उसने तो 5 in 1 करके जिस तरीके से बताया है, उसने सही अक्कासी, ये टोटल अक्कासी है। और इस वक्त आपके बताने वालों को ये जो मुझे दुख होता है वो ये होता है, इस वक्त हर करप्ट पाकिस्तान में जो बंदा है, मर्द करप्शन कर रहा होगा सारी खुल खुला के, और बीवी जो है वो बीवी और बच्चे पीटीआई के अंदर वो जाके उनके कारकुन होंगे, क्योंकि मुर्शद ने फरमाया था ये सियासत नहीं जिहाद है। अच्छा, वो ये समझेंगे, वो समझते हैं कि अच्छा, उन्होंने खुद भी फरमाया था एक दफा पीटीआई, इमरान खान साहब ने जलसे में, उन्होंने कहा था हज उम्र ना किया करो, यहां रह के पीटीआई के लिए काम करो। तो वो जो बीवी बच्चे हैं करप्ट अफसरान के, वो समझते हैं कि अगर पीटीआई के लिए काम करें तो बाप की सारी रिश्वत हलाल हो जाएगी। तो क्या ऐसी तरबियत की बात कर रहे थे खावर मानिका साहब के, जो बुशरा बीबी पिंकी पिनी तरबियत की बात, तरबियत हो रही है, घंटों घंटों तरबियत चला करती थी, इसी तरह की तरबियत होती थी क्या? सेशन इस तरह के थे। मैं यहाँ पे अंबर आपके देखने वालों को ये भी बात बताना चाहूंगा, ठीक है, आज पीटीआई वाले क्या कह रहे, कहते हैं ये सब झूठ है, खानजादा को गालियां निकाल रहे हैं खाबर मानिका को। मेरा एक सिर्फ क्वेश्चन ये है, 5 बच्चों की मां जो है, जिसका छोटी बच्ची 8 साल की थी, वो एक शख्स को कहती है तुम मुझसे शादी करो, तुम वजीर आजम बन जाओगे, और वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, और मुल्क कौन है, वो एटॉमिक पावर है,
पासपोर्ट के ऊपर लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मुझसे शादी करोगे, वजीर आजम बन जाओ। तो फिर शादी हुई। उसने 8 साल की बच्ची छोड़ के, जिसमें खाबर मानिका ने इंटरव्यू में कहा वो रोती थी अभी भी रात को, वो उसको छोड़ गई और उसने उससे शादी कर ली। दे आर लिविंग हैप्पीली एवर। और फिर देखें किस तरीके से ये मुल्क चला है और चलाने वालों ने चलाया है। पीछे बैठे थे कौन थे, वो भी उनका नाम भी नहीं आज को लेता। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट करके पाकिस्तान को इस जगह पर लेकर आए हैं, उनका नाम कौन नहीं लेता। आगे कहां जा रहे हैं वो भी सुन ले। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है लेडी, एक उन्होंने परसों बयान दिया है, उन्होंने कहा $72 मिलियन जो है वो आ रहा है आईएमएफ का। और मैं ये गारंटी कर देता हूं उसमें $72 भी पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे। अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज का सबसे बड़ा फायदा उनका ये है कि वो यहीं से पैसे निकलते हैं, यही अकाउंटों में चले जाते हैं, अमेरिका से बाहर नहीं जाते। उनका तो फायदा, गुर्दे वो 25 करोड़ लोगों के लिखवा लेते हैं, वो गुर्दे उनके लिख जाते हैं। उन्होंने फरमाया, फर्स्ट सबसे पहले ये बताऊं, उस खातून के बारे में आया है ये खबर है मुबैना तौर पे कि उन्होंने एसेट्स अपने टैक्स रिटर्न के ऊपर 2 अरब रुपए के लिखे हैं, जो इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर। अब उन्होंने ये फरमाया है अगर मौका मिला तो हम आईएमएफ से एक और लोन भी लेंगे। तो मौका तो आ गया है। लंदन में प्रॉपर्टी भी बिल्कुल फर्क पड़ी है, दुबई की प्रॉपर्टी पड़ी है, आपके बच्चों ने सर्दियों की शॉपिंग करनी है। तो जब ये है, और आज तक किसी ने, अंबर दुख वाली बात है, आज तक किसी की जुर्रत नहीं है कि ये बताए कि ये आईएमएफ के पैसे आए कहां गए, ये चाइना से पैसे आए वो कहां गए, इससे क्या खरीदा जा रहा है। आप मुसलसल, हमारा पाकिस्तान इस वक्त असला बारूद बेच रहा है यूक्रेन, ब्रिटिश जहाज आ रहे हैं, नूर खां एयरबेस से उड़ रहे हैं, वो पहले साइप्रस जाते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों से होम के जाके यूक्रेन, वो पैसा कहां जा रहा है। $365 मिलियन का असला बेचा गया है। 155 गोले इन्होंने बेचे। कोई किसी को पता है वो पैसे कहां हैं, लंदन किस अकाउंट में है, कौन दे रहा है, कौन। बाजवा साहब जो कि हमारे पिछले आर्मी चीफ थे, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन किसी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी यहां अमेरिका में बैठे, उन्होंने उनकी फैमिली के ऊपर 12 अरब रुपए के करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। और बाजवा साहब ने कहा था कि मैं इसका फोरेंसिक ऑडिट कराऊंगा, वो आज तक हो रहा है ऑडिट। तो ये फिर अब आप मुझे ये बताएं, मेरी खुद ये चाहता हूं कि मुझे कोई जिंदा इंसान पूरी दुनिया में से मुझे ये बताए कि फलां शख्स पाकिस्तान को बचा सकेगा, इस तरीके से बचाएगा। अब एक पुराने प्राइम मिनिस्टर को एस्टेब्लिशमेंट ले आई है, उसको उन्होंने नला धुला के नए कपड़े पहना के पाकिस्तान ले आए हैं उसको, नवाज शरीफ को। अब सारी पार्टियां उसके पीछे आ रही हैं। उसका बारे में अगले दिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने इकोनॉमिक प्लान दिया है पाकिस्तान को बचाने का। मैंने बड़ी तफसील के साथ 2-3 दफा उनका इंटरव्यू सुना, मुझे उसमें कोई भी इकोनॉमिक रोड मैप नजर नहीं आया। उनमें कोई, उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट नहीं पिक की जिसका उन्होंने कहा ये पाकिस्तान में असेंबल की जाएगी, ये एक्सपोर्ट की जाएगी, बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे पढ़ाएंगे, हम इस तरह करेंगे। उनके अपने बच्चे सारे लंदन में बैठे, उनके पोते दोते भी लंदन में बैठे। हमारा अलमिया ये है, हमारा कैपिटल इस्लामाबाद नहीं है, हमारा कैपिटल लंदन है। लंदन से वजीर आजम आता है एक और दूसरा चला जाता है, बच्चे सबके वहां बैठे हैं 25। लेकिन दुख वाली बात यह है कि जो गरीब लोग बैठे हैं, जो हॉस्टल है, उनको मुसलसल कहा जाता है कि तुमने जिहाद करना है, जिहाद करना है। हालांकि ना उनके जिहाद डीएनए में है। हमने कभी जिहाद नहीं किया पाकिस्तानियों ने, हम जिहाद में बिलीव ही नहीं करते। हमने कभी मुगलों के खिलाफ जिहाद किया? किस खूबसूरती से आके उन्होंने हमें इस सरजमीन को लूटा है उन्होंने। कभी हम ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े हैं? हमने कभी उनके आगे उफ की है उन्होंने? हमारे डीएनए में नहीं है आगे से किसी चीज को रेजिस्ट करना। लेकिन हमें मुसलसल कहा जाता है कि ये इस्लाम का किला है, तुम जिहाद करो। आज मैं बोलना चाहूंगा, फलस्तीन के ऊपर कपड़े फाड़ रहे हैं अपने, ठीक, टीटीपी सरहद के ऊपर आके मार रही है, आपके अंदर मस्जिदों में घुस के मार रही है आपको, उसके ऊपर नहीं बोलना। चाइना साथ बॉर्डर लगता है, उसके रिश्तेदार बने हुए हैं, वहां 2000 मस्जिदें उन्होंने शहीद कर दी, उस पर नहीं बोलना। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं बर्मा के, 9 लाख बांग्लादेश में सिसक के मर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना। अपने मुल्क के अंदर अफगानियों के आप बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं बोलना। लेकिन फलस्तीन के बारे में उर्दू में ट्वीट करना फैशन है, अपने कपड़े फाड़ना भी फैशन है। बस इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल। चलो भाई, इस पे तुम्हारा ये, अगर इसी को समझते हो जिहाद, इसी को समझते हो, सारा कुछ तो करो फिर। और टीटीपी का भी कुछ कर लो ना यार, जो घर में घुस के मार रही है, उसका नहीं करना कुछ। लेकिन यही है। लेकिन अंबर, अभी तक कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही।
पार्टी सारे स्ट्रक्चर में। अफसोस जी, बिल्कुल और यही सवाल एक बार फिर से मेरा आपके सामने है ताहिर साहब कि इस पूरे कियोस्क के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस, करप्शन प्लस सिक्योरिटी क्राइसिस, टीटीपी लगातार मजबूत होती जा रही है, लगातार हमले कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगने वाला है कि अभी इलेक्शंस में आने वाले क्या अहम मुद्दा रहने वाला है पब्लिक के बीच में? देखें, सबसे मैं दो दो एक तो खैर एक्सरसाइज होगी इलेक्शन की, इलेक्शन के रिजल्ट तो पहले आ चुके हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। 80 जी। सीटें देने जाएंगी मुस्लिम लीग को, हुँ। 60-65 सीटें दी जाएंगी पीपल्स पार्टी को, 30-35 सीटें दी जाएंगी पीटीआई को। क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान सारे पाकिस्तान को पता है कि ये डिसाइड हो चुका है पहले। बल्कि यहां तक एब्सोल्युटली। मैं बताना चाह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपनी कैबिनेट भी तश्कील दे रहे हैं। वो अगले दिन बलूचिस्तान गए, उन्होंने वहां बाप पार्टी है उसको भी मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं। एमक्यूएम के साथ उन्होंने अपना वो किया है, इत्तेहाद किया है, उनको भी मिनिस्ट्रियां दे रहे हैं। तो जब एक बंदा कैबिनेट बनाना शुरू हो चुका हो, पहले तो इलेक्शन तो हो चुके हैं वहां पाकिस्तान में। अब सबसे बड़ा अगर अवाम से पूछा जाए तो अंबर मैं ये बताना चाहूंगा, कल की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी महंगाई 42-42%। 42%। लोगों के लिए मसला दो रोटियों का है, वो चाहे सुबह की खा लेते हैं, शाम के लिए दौड़ पड़ते हैं, उनके लिए ये मसला है। और दूसरा जो एक ट्रेंड चल रहा है 76 साल से मेरे मादरे मिलत में, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जाता है, उससे प्रॉपर्टियां बाहर ली जाती हैं, 25 करोड़ लोगों को सिर्फ रखा जाता है उनकी किस्तें देने के लिए, उनका खून पसीना उनसे किस्तें लेकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को दे दी जाती है। ये एक तरीकाकार है। अब मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को रूल करने वाले सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, ब्रिटिश एजेंट, चाहे वो इलेक्टेबल्स के बच्चे हैं या चाहे वो सीएसएस अफसरान है, सारे फॉरेन एजुकेटेड है। दुख वाली बात है कि चलाने वाले सारे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन दुख वाली बात है यहां से सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, तालीम लेकर नहीं जाते। इसमें प्रॉब्लम को डीएनए का लग रहा है मुझे, इसमें मुझे सिस्टम ऑफ एजुकेशन का नहीं लग रहा। एब्सोल्युटली और बिल्कुल क्योंकि वहाँ से पढ़कर तो और भी बहुत लोग आते हैं और जो अपने-अपने मुल्क जाकर अपने मुल्क को सर्व करते हैं। लेकिन जो करप्शन और इकोनॉमिक क्राइसिस, महँगाई का मुद्दा पाकिस्तान की आवाम के सामने है, वो मीडिया में इतना उस पर डिस्कशन, डिबेट हम होते हुए नहीं देख रहे हैं। क्या वजह है कि मीडिया जो आवाम है, उनको मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है? अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप कोई भी मुद्दा जो है वो मीडिया पे डिस्कस किसी की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। आप हमारे पाकिस्तान के अंदर आप सर्टन ग्रुप की मर्जी के बगैर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, तो उसमें आप किस तरह को बात करेगा? लोग तो चीख रहे हैं, लोग तो चीख रहे हैं, मर रहे हैं सड़कों पे। मेरा वो भूख नांग है, दहशतगर्दी है, 98% ग्रो कर चुकी दहशतगर्दी। दो मुल्कों में, दो चित्राल के आसपास तो हालत जंग में है वो लोग। टीटीपी तो मुसलसल अटैक कर रही है वहां, एक बॉर्डर पे केपीके पे, और बलूचिस्तान में तो लड़ रहे हैं, कर रहे हैं सारा कुछ। लेकिन ये कि खबरें फिर हमारे कंट्रोल्ड है हर चीज, हमारी खबरें तो निकलती नहीं। हम तो वो खबरें वही देते हैं जो हमारी एक सर्टन ग्रुप की जो मर्जी होती है उसके हिसाब से खबरें होती हैं। तो उसमें आके, और मैं ये नहीं कहता अंबर, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं ठीक है भाई, तुम करो जिस तरह भी करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, करो जो मर्जी को, पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ करो। देखो ये कंट्री सर्वाइव किस तरह करेगा फ्यूचर में, ये इसके बारे में बात करो। कोई भी ग्रुप इसको रन करे, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर तुम सारे अगर शामिल हो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द हाइब्रिड सिस्टम। जमहूरियत पूरी दुनिया में डिक्लाइन कर रही है इस वक्त मेरी नजर में, लेकिन दुनिया में कौमें बनती हैं नेशनलिज्म के साथ। मैं मोदी साहब के गीत नहीं गाऊंगा, लेकिन उन्होंने भारत को सिर्फ एक सबसे बड़ा तोहफा यह दिया है, नेशनलिज्म का। भारत की तरक्की का सिर्फ सीक्रेट एक है, नेशनलिज्म। अब लोग बात करते हैं कि उन्होंने हिंदुत्व, भाई हिंदुओं का कंट्री है तो हिंदुओं को प्रमोट नहीं करेंगे तो और किसको करेंगे? हिंदुस्तान भाई, मेजॉरिटी कौन है लोग वहां पे रहने वाले? हिंदू हैं। एब्सोल्युटली। अब तो वो अगर उनको उन्होंने प्राइड दी है तो उनका देना बनता है। उनसे सीखो किस तरह दी है। मैं कौन सा गलत कहता हूं कि आप भाई पाकिस्तान में इस्लाम प्रमोट ना करो, लेकिन अगर पाकिस्तान की बेहतरी है उसमें तो करो, उसको चाहते हो तो करो। जहालत के खिलाफ जिहाद कर लो ना, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद कर लो। भारत अब रिसेंटली 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन चुका है। मैंने कल उस पर डिटेल पढ़ी है, वो अभी बना नहीं, बन जाएगा, लेकिन ये कि वो ऑलमोस्ट यस। इट वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं उस पे मैंने कल डिटेल पूरी पढ़ी, आईएमएफ के पेज से उन्होंने लिया है। 2029 में दे विल क्रॉस
क्लोज टू, दे विल गेट क्लोज टू जर्मनी। अभी आपने एक जापान को क्रॉस करना है, उसके बाद जर्मनी में जाना है, लेकिन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और आपको जो हुँ। सबसे बड़ा गैप दे रहा है, अमेरिका ही गैप दे रहा है कि अमेरिका इज नॉट, अमेरिका's इकोनॉमी इज स्लगिश, चाइना's इकोनॉमी इज स्लगिश, और दूसरा इंडियंस आर ऑन स्टेरॉइड्स, एंड आई एम ग्लैड दे डूइंग इट। मेरी ख्वाहिश है ये, आज मैं ये भी बताना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क भी कुछ सीखे उनसे। मैं आज एक बंदे, एक लीडर, खासकर मैं मुसलसल पढ़ता रहता हूँ, उस जर्मनी की मिसाल देना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी 4 हिस्सों में तब्दील हो चुका था, और उनका एक लीडर आया, एडनायर उनका नाम था, ही वाज 57 इयर्स ओल्ड। उसने सिर्फ एक बात की थी, उसने कहा था कि चार हिस्से जर्मनी के, 4 जो बॉर्डर्स हैं, उनके साथ मैं रिलेशनशिप बेहतर करके जर्मनी की तरक्की जर्मनी को आगे लेके जाऊंगा। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स आए जो सबसे पहले, जो पाकिस्तानी हो सबसे पहले, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हों, और सबसे पहले वो आके नारा लगाए कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, वहीं रहे वो। और फिर वो सबसे पहले भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ इक्वल बेसिस पर रिलेशनशिप चलाए, सबके साथ सबसे पहले अपने रिलेशनशिप ठीक करे, और सारे अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे, टू मूव फॉरवर्ड, और उनसे लर्न करे, ट्रेड सीखे उनसे, उनको साइंस सीखे। मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान भारत से सीखे। मैं अक्सर के कह चुका हूं, ठीक है, तुम हमारे इधर हकीकत मसला ये है अंबर, हमारे क्योंकि गैरिजन स्टेट होने की वजह से हिंदुओं से, सिखों से डरा डरा के हमारे ज़हन में नफरतें डाली जाती हैं, और डाली जा रही है मुसलसल 76 साल से, ठीक है। और बांग्लादेश से कुछ सीख लो यार, वो भी आगे निकल चुके हैं, लेकिन सीखो, सीखने की कोशिश करो। लेकिन वो हमने वो नफरतों में आके, मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, कल मुझे किसी ने एक मीम भेजी है, मैं शर्मिंदा था उस पर। उन्होंने कहा, देखें जी, पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों के साथ, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, ठीक है। इजराइल में मुसलमान यहूदियों के साथ नहीं रहना चाहते। फिर मुझे ये बताएं, फिर मुसलमान किसके साथ रह के खुश है? फिर जब मुसलमान आपस में होते तो फिर वो शिया के साथ नहीं रहना चाहते, फिर अहमदिया के साथ नहीं रहना चाहते, फिर बरेलवी के साथ नहीं रहना चाहते। तो वही तो कह रहा हूं कि क्या वजह है? अब किसके साथ रह के खुश है आप? किसके साथ रहना चाहते हैं? मैंने कल परसों बड़ा हैरान था, एक कंट्री अल्बानिया है, बल्कि अलेक्जेंडर भी उनके बॉर्डर लाइन से था, लेकिन उसमें प्राइड रखते हैं कि अलेक्जेंडर शायद अल्बानियन था, मदर टेरेसा अल्बानियन थी। 60% वहां आबादी मुसलमान है, 40% क्रिश्चियन है, लेकिन दुनिया में सबसे पहला एथियस्ट कंट्री जो था वो अल्बानिया था। वजह ये थी, वहां पे क्रिश्चियन और मुसलमान इतना लड़ रहे थे कि उनका एक लीडर आया, उसने कहा भी हमने मजहब के बारे में बात ना करो, वी आर जस्ट वन, वी आर जस्ट ह्यूमन। और मैं भी ये कहूंगा कि मजहब अंबर आपका अपना जाती रिलेशनशिप है खुदा के साथ, चाहे वो भगवान है, चाहे वाहे गुरु है, चाहे अल्लाह है, वो आपका जाती मसला है। घर के अंदर, अपने दिल के अंदर रखो उसको बाहर प्रचार या बाहर उसके साथ लोगों को उस पैमाने के साथ जज नहीं करना चाहिए। मैंने शायद आपके एक सेगमेंट में कहा था, मुझे यहाँ पे अमेरिका में एक पाकिस्तानी ने कहा था, बुजुर्ग था आदमी, जरा रेडिकल टाइप था, उसने मुझे एक दफा क्वेश्चन किया, मैं उस पर बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ हुई। उसने मुझे ये कहा, उसने कहा, साजिद साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसी जगह खड़े होकर मैंने कहा था, खुदा ने तुम्हें किसने ये ऐसा पैमाना दिया है जिससे तुम्हें पता हो मैं मजहब से दूर हूं? मैं हो सकता है तुमसे भी ज्यादा दाढ़ी और टोपी नहीं है तो इसलिए उनको लगा मजहबी नहीं है आप। नहीं, यही तो पैमाना है जज करने का। वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा आला है जिससे तुमने चेक कर लिया कि मैं मजहब से दूर हूं? और यही आला हमारे हर मुसलमान के जेब में है, हर दूसरे को कह रहे हैं काफिर है, मैं अच्छा मुसलमान हूं, तुम बुरे मुसलमान हो, मैं अच्छा मुसलमान। यार खुदा का नाम लो, ये अपना अपना रिलेशनशिप है, दिलों के हाल तो वो जानता है। एब्सोल्युटली। और मैं जाती तौर पर मैं बिलीव करता हूं, मैं इस्लाम की फिलॉसफी को जानना चाहूंगा बजाय उसके रिचुअल में आके फंस जाऊंगा। और मैं अंबर मुसलसल मैंने जैनिज्म से बहुत सीखा है, मैं जैनिज्म को बहुत पढ़ता हूं, आज भी पढ़ रहा हूं। मैंने अशोका सिविलाइजेशन, चनकिया सिविलाइजेशन, अनंदा सिविलाइजेशन, सारी मैं, और बल्कि आजकल वो जो बुक लिखी है उन्होंने, चनकिया चाणक्य नीति, चनकिया उन्होंने बुक लिखी थी, वो सांस्त्रा बारे, अर्थ सांस्त्रा, जिसकी 15 एल्बम है, मैं उनको पढ़ रहा हूं। और मुझे इतना फख्र है इस चीज पे कि वो 1300 साल 1500 साल मैकियावेली से पहले आए, और वो बता के गए अपनी उस बुक के अंदर,
अर्थशास्त्र में कि गवर्नमेंट किस तरह चलानी है। 7 डिपार्टमेंट बनाने हैं, 12 लोगों की कैबिनेट होनी चाहिए। हमारी वो सिविलाइजेशन है, लेकिन हम उसको मजहब का रंग देकर उससे दूर भाग जाते हैं। क्यों? हम वी आर डिसेंडेंट फ्रॉम देम। बल्कि मैं तो बहुत नजदीक, और टैक्सला जहां वो यूनिवर्सिटी थी, मैं तो वहां घूमता रहा हूं जाके, मेरे लिए तो वो प्राइड है। हुँ। लेकिन मैं सिर्फ उनको हिंदू कह के अलग कर दूं, मैं ये लेकिन नहीं करूंगा। पाकिस्तान उसको रिजेक्ट करता है, उसको कहाँ इतनी अहमियत देता है रिजेक्ट टैक्सला। करते हैं, अच्छा रखिए, उसको सबको वो करते हैं गलत। लेकिन मैं एम स्टडिंग अबाउट इट। मैं बुद्ध के बारे में पढ़ रहा हूं इस वक्त। मैं एम डूइंग रिसर्च ऑन द तिब्बतन monks एंड द बुद्धिज़्म बर्मीज monks। कंटिन्यूअसली आई एम लर्निंग फ्रॉम देम। और उसको पढ़ने से मेरा ईमान कमजोर नहीं होता, मंदिर में जाने से मेरा ईमान कमजोर नहीं होगा, बिल्कुल भी। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, और यही मैं लोगों को प्रचार करूंगा। एक दूसरे की अच्छी चीजें सीखो एक दूसरे से। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं एंड पे ये कहना चाहूंगा अंबर, मैंने अगले दिन रोमी के बारे में पढ़ा, और एक फिक्र में के अंदर उन्होंने सारी दुनिया को बंद कर दिया। उन्होंने कहा, लव इज द ओनली ब्रिज वी नीड बिटवीन यू एंड एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली। पीरियड। तो बिल्कुल और बहुत लेकिन यही यही मैं कहूंगा, लेकिन ज्यादती करते हैं हमारे। काश और दिन आएगा, मेरे ख्याल में, मैं सोच रहा हूं मेरे जैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दिन बिल्कुल आएगा। और आफ्टर डिजिटाइजेशन एक वो माहौल तो बना है क्योंकि अब लोग ओपन डिबेट डिस्कशन थ्रू सोशल मीडिया देख पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो ये अपने आप में कहीं न कहीं असर कर रहा है। लोग बाहर निकल कर अपनी बात रख रहे हैं और उम्मीद है कि आवाम पे इसका असर होगा। शायद एक बड़े आवाज़ बनकर एक मोमेंट हो पाकिस्तान में क्रिएट और शायद हालात कुछ बेहतर हों। बहुत-बहुत शुक्रिया तार साहब, आप चर्चा में जुड़े इस मुद्दे पर हमारे साथ। उसके लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार। जय हिंद।